हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बीएसएससी का। आज हम लोग का सेट नंबर जो होगा वो सेट नंबर आपका जो प्रैक्टिस सेट है, आज सेट नंबर हम डिस्कशन करेंगे 6 का। हम अभी तक 1 2 3 4 5 का सेट डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा जो सेट डिस्कशन होगा वो 6 नंबर का होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो डिस्कशन है ये प्लेटफॉर्म का सेट वॉल्यूम नंबर 2 का डिस्कशन है। और यदि आप इस सेट का डिस्कशन कर लेते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देर किए हम सेट का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ 6 है और टेस्ट सीरीज़ 6 से हम लोग जो भी जीके और जीएस है उन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका बोला है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा, इसका एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर प्रश्न नंबर 1 का एक्यूरेट आंसर आपका है डी, हॉकी पंजाब। हॉकी पंजाब 13वां संस्करण को जीता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। साथ में हमको कुछ और भी बातें याद रखना है कि हाल ही में सैफ जूनियर्स चैंपियनशिप हुआ है जिसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। और यह जो है साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और त्रिपुरा की अस्मिता डे जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में भारत जो है स्वर्ण पदक जीता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है हॉकी पंजाब। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई बैंक, जिसे एडीबी कहते हैं, ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सड़क सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं हम एडीबी के। तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला में पड़ता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। साथ ही में और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिए ऐसा साइन किए गए हैं। और 2023 में भारत ने 4 राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना का निर्माण हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक के साथ भी समझौते किए गए हैं और साथ में एडीबी के साथ भी समझौते किए गए हैं। तो एडीबी के समझौते के लिए आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के लिए किया गया है। वहीं फ्रेंड्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय हरित राजमार्ग गलियारा के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। तो याद रखेंगे इसका एक्यूरेट जो आंसर हो जाएगा वो हॉलूसिनेट को वर्ड ऑफ द कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा आपको बता दें कि इसी साल एआई को कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा
वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर है, आपको ध्यान रखना है कि यूके के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही अगर बात करें 37वां राष्ट्रीय खेल का, तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में आयोजित किया गया है और जो 38वां होने वाला है यह जो है उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने ये अभियान जो शुरू किया है इसका नाम है फंगल। याद रखेंगे, फंगल अभियान शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के द्वारा। अब ये फंगल अभियान है क्या, इस बातों को जान लीजिए। तो इसमें ये फंगल शब्द जो है ना, फंगा से आया है और फंगा का अर्थ होता है कवक। ये कवक को प्रोत्साहित करना है, कवक के उपजाने के लेकर के प्रोत्साहित करना है, जिससे कि इससे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ हो सके, पहला बात। दूसरा बात है कि जैव विविधता को बढ़ावा मिल सके, दूसरा बात। और तीसरा बात कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत में जो है यह आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान से निकोबार को अलग करती है। इस बातों को ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हम 9 डिग्री चैनल को। तो 9 डिग्री चैनल भी आपको याद रखना है, 8 डिग्री चैनल भी याद रखना है और हिंडेनबर्ग जल संधि भी याद रखना है। अब 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और कावरती लक्षद्वीप की राजधानी को अलग करता है। याद रखेंगे, मिनिकॉय से कावरती को अलग करता है। वही बात कर ले 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पहले 8 डिग्री चैनल किसको अलग किया, मालदीव और मिनिकॉय को। फिर 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री किसको अलग किया, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, जिसको कावरती बोलते हैं। कावरती द्वीप मतलब राजधानी है इसकी। और इस तरह से याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का सेट डिस्कशन देखना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो अगर आपको ये सेट्स अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए जीके जीएस ही नहीं, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट बता सकते हैं और शॉर्ट ट्रिकी में बता सकते हैं। यदि आप लोग का डिमांड हुआ तो मैं आगे ज़रूर कार्य करूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से
किस भारतीय राज्य का कोई तटरेखा नहीं है? तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि गुजरात का तटरेखा सबसे भारत में लंबा है। वही पश्चिम बंगाल भी तटीय राज्य है। वही आंध्र प्रदेश भी तटीय राज्य है। बिहार किसी समुद्र तटीय राज्य नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले तटीय राज्य की, तो टोटल तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस तरह से टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य है। यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है, तो आप जवाब देंगे गुजरात। सबसे छोटा तटीय राज्य कौन है, तो गोवा। लेकिन आपसे बोलेगा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का संगठन का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है याद रखेंगे। इसका सबसे पहले आपको ये जानना है कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है। बिम्स्टेक जो है BIMSTEC, तो याद रखेंगे कि इससे आपको ध्यान रखना है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। बात कर लेते हैं, तो इसका जो है सदस्य देशों की संख्या में मालदीव नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें म्यांमार शामिल है, वही मालदीव यहाँ से नहीं है। जब यदि आपको सार्क पूछा जाएगा तो याद रखेंगे म्यांमार शामिल नहीं है, मालदीव शामिल है। तो ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे। सार्क में मालदीव है। तो इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं? टोटल 7 सदस्य हैं, जिनमें से मैं आपको सभी का नाम बता दूं। एक बार नाम बता देते हैं। नाम जो है इसका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के बाद इंडिया के बाद म्यांमार। जैसे कि बीम लिखा हुआ है तो इतना तो हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है श्रीलंका है, थाईलैंड है, उसके बाद भूटान है, नेपाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंट्री है जो ध्यान रखेंगे बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो म्यांमार इसमें शामिल जो हुआ है ये 1997 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 1992 में हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, हिंदी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कुल 24 भाषा में दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्होंने प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उन्हें जो वे व्यक्ति हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के हैं और नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि खुराना जी को 1968 में मिला है। वही बात कर लेते हैं चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया है। याद कर लेंगे 1930 में नोबेल पुरस्कार CV रमन को मिला था। 1979 में पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो इतनी बात आप ध्यान
रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो माधव निदान जो है, याद रखेंगे, यह पुस्तक विज्ञान से संबंधित है। यहाँ पे रोग विज्ञान है। रोग विज्ञान इज द एक्यूरेट आंसर। बात कर लेते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता का जो संबंध है चिकित्सा से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इन जो हिप्पार्कस जो है एक यूनानी ज्योतिष खगोल शास्त्री गणितज्ञ हैं। सुश्रुत संहिता शैल चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता भी शैल चिकित्सा से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका है 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2011 जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान से अलग होकर के बना है। बात कर लेते हैं सूडान की। तो सूडान से ही अलग होकर दक्षिणी सूडान बना है। और दक्षिणी सूडान की जो हाल ही में चर्चा में रहा है। क्योंकि यह दक्षिणी सूडान जो है विश्व का 196वां स्वतंत्र देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र का 193वां मेंबर बना है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। याद करेंगे कि दक्षिण सूडान जनमत संग्रह द्वारा सूडान से अलग हुआ है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी जूबा है। इसकी राजधानी जूबा है और इसका मुद्रा पाउंड है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहा है। दूसरी बात कर ले पूर्वी तिमोर की। तो पूर्वी तिमोर की जो आधिकारिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है 2002 में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पूर्वी तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली है, DILI, तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की मुद्रा US डॉलर है, पूर्वी तिमोर की राजधानी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही आपको उत्तर कोरिया की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो आयोजन हुआ है, याद रखेंगे, इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही G7 ग्रुप का बैठक की मेजबानी जापान किया है, जापान, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो यह जो है, याद रखेंगे, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी देश में हुआ है। फिजी देश में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और फिजी देश के नांदी शहर में हुआ है, नांदी शहर में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखना है। 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में भारत के लोकपाल की बात करें तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार मोहंती है, प्रदीप कुमार मोहंती, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला बात कर ले तो CAG का, तो CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। बात कर ले CGA का, तो CGA है SS दुबे। और बात कर ले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी है।
आर वेंकटरमणी है। बात कर ले हम अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है जो 50वें नंबर का है। वही वेंकटरमणी 16 नंबर का है। वही गिरीश चंद्र मुर्मू 14 नंबर का है। और बात कर ले भारत के लोकपाल के, तो प्रदीप चंद्र मोहंती हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो याद रखेंगे, यह जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय के उपबंध कराता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले कैग की, तो कैग जो है याद रखेंगे कि वर्तमान में जो कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जैसा कि हम अभी बताए हैं आपको। और दूसरी बात है कि कैग जो है का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो कैग का कार्यकाल है। 148 से 151 तक जो है कैग का चर्चा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में लोक लेखा समिति का जो कैग के रिपोर्ट पर विचार करती है, याद रखेंगे, कैग का जो रिपोर्ट बनता है तो लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट पर विचार करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स है, हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ जीके जीएस पर चर्चा करते हैं। जब यदि आपकी डिमांड होगी तो हम मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक से और रीजनिंग आपको बताएंगे। तो चलिए हम अगला जो आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है। 31 में आपसे बोला है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने वाला निम्नलिखित में से किसकी होती है, निम्नलिखित जिम्मेदारी किसकी होती है, ये पूछा है। तो याद रखेंगे, यह जो जिम्मेदारी होती है यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ही होती है। जैसा कि कैग की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के रुमनदेई स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का जो रुमनदेई स्तंभ है यह जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यह जो है नेपाल में पड़ता है। तो यह जानकारी हमें रुमनदेई लघु स्तंभ से मिलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। धार्मिक जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव जो है में भू राजस्व का मात्रा 6वां भाग से घटाकर 8वां भाग कर दिया गया था। इस बातों की भी जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। तो भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना करने वाले हैं ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कॉर्नवालिस संहिता लागू किया था 1793 में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व तथा न्याय प्रशासन के लिए उन दोनों को अलग कर दिया गया था, इसलिए इस बातों को लिए ध्यान रखेंगे। कॉर्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टर से न्यायाधीश तथा फौजदार शक्तियां ले ली गई थी। मतलब इसके जरिए कलेक्टर से न्यायाधीश तथा फौजदारी की शक्ति छीन ली गई थी। जिला अदालतों के लिए जिला न्यायाधीश बनाए गए थे। जिला अदालत के लिए जिला न्यायाधीश बनाने वाले यही कॉर्नवालिस संहिता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो इसके राइट आंसर होंगे नजीब खान।
नजीब खान था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सन 1757 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। 1757 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किए गए थे। अहमद शाह अब्दाली मथुरा एवं आगरा को लूटकर आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर एवं नजीब खान को मीर बख्शी नियुक्त किया था। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 14 जनवरी 1761 में हुआ था, और यह जो है लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने नजीब खान को मीर बख्शी बनाया था। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण किए थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के एक सेनापति था। नादिर शाह की हत्या होने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी वंश की स्थापना किया था, और अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1768 के बीच भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किए थे। तो इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो होगा आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर जो 35 है, ये 35 में आपसे बोला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मूल शंकर, इनका जन्म जो है गुजरात के टंकारा में हुआ था। टंकारा फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं होते हैं, इसीलिए टंकारा, गुजरात के टंकारा शहर को आप याद रखेंगे। 1824 में इनका जन्म हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वामी पूर्णानंद के द्वारा इनका नाम रखा गया था। पूर्णानंद के द्वारा इनका नाम बदलकर दयानंद सरस्वती कर दिया गया था। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद थे। बिरजानंद, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के संदर्भ में वेदों की ओर लौटने की बात कहे थे। वेदों की ओर लौटने के लिए किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा था कि जो हमारा वैदिक युग था उस ओर लौटे। 1867 में दयानंद सरस्वती ने खंडनी पताका फहराई थी। तो इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि खंडनी पताका किसने फहराया था। आर्य समाज में छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किए थे, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था दिया गया था, इसीलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती से सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने किया था। सत्यार्थ प्रकाश कई बार प्रश्न में एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए याद रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यहाँ पर याद रखेंगे कि नुआखाई, रजो पर्व जैसे पर्व प्रमुख त्योहार है। बसंत उत्सव शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं, तो बसंत उत्सव को भी आप याद रखेंगे। उगादि पर्व कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि पर्व कर्नाटक में मनाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यह एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जिन्होंने मुख्यतः ठुमरी गायन के लिए लोकप्रियता हासिल किए थे। मालिनी
अवस्थी भारतीय लोकगीत गायिका है जो गिरजा देवी की शिष्य थी? तो मालिनी अवस्थी को याद रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज का संबंध लखनऊ घराना से था। पंडित बिरजू महाराज और अच्छन महाराज को आप लखनऊ घराने से जोड़ करके याद रख सकते हैं। बनारस घराने के लिए आपको गिरजा देवी को याद रख लेना है। इनके शिष्य के लिए मालिनी अवस्थी को याद रख लेना है, जो कि एक लोक गायिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मिलान करना है, तो याद रखेंगे कृष्ण से, याद रखेंगे कि यमुना यमुनोत्री से निकलता है। उसके बाद है कृष्णा महाबालेश्वर से निकलता है। गोदावरी नासिक से निकलता है और महानदी सिहावा से निकलता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे कि यमुनोत्री जो है ना डेहरी गढ़वाल जिला से निकलती है। यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन, करेन, सोंगर है। वही कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और महाबलेश्वर याद रखेंगे इसकी जो सहायक नदियों से पूछ लिया जाता है तो कोयना, घाट प्रभा, उसके बाद है पंचगंगा, दूध गंगा, माल प्रभा। तो प्रभा और गंगा याद रखेंगे। भीमा भी इसकी सहायक नदी है। आगे हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और गोदावरी की सहायक नदियां प्राणहिता, पूर्णा, प्रवदा, पेनगंगा याद रखेंगे। दूध गंगा कृष्णा की, पंचगंगा कृष्णा की, लेकिन जैसे ही पेनगंगा कहेगा और बेनगंगा कहेगा तो पेन और बेन गोदावरी की सहायक नदी हैं। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसका एक्यूरेट जो आंसर है आपका जो ये प्रश्न नंबर है 38 और 38 का जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह जो है सामुदायिक पारंपरिक जीवन शैली का एक अभिव्यक्ति करता है। यह जो नृत्य है सामुदायिक पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति करता है। कालबेलिया नृत्य 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो 2010 याद रखेंगे। हाल ही में दो चीज़ों को, एक होयसल और एक शांति निकेतन को जो है ना विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है अगला प्रश्न आपसे हम बता दें कि कालबेलिया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं इसमें। अगला प्रश्न 40 है। 40 नंबर प्रश्न बोला है कि मुद्रा बाजार के असंगठित भाग है। तो साहूकार जो है मुद्रा बाजार के असंगठित भाग है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन न्यूनतम तरल है? तो याद रखेंगे अचल संपत्ति न्यूनतम तरल होता है क्योंकि यह मार्केट में चलता उतना नहीं है, तो तरलता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अचल संपत्ति के अंतर्गत आपको आता है घर, भूमि, प्लांट, ये सब अचल संपत्ति है और इसमें तरलता कम होती है। ट्रेजरी बिल का प्रयोग सरकार अपनी लघु अवधि के धन आवश्यकता को पूर्ति के लिए करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। विनिमय पत्र या हुंडी एक गैर ब्याज धारक एवं लिखित आदेश है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो याद रखेंगे इसका आंसर एक्यूरेट क्रिप्स मिशन को कहा गया है क्योंकि क्रिप्स मिशन ये
जो है ना इस तरह का फरमान जारी किया था कि महात्मा गांधी ने इस तरह से उनको कहा था। विंस्टन चर्चिल के द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई और 23 मार्च 1942 को यह क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। तो पंडित नेहरू ने कहा कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ हूँ। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया था और अलग अलग लोगों के द्वारा इसे क्रिटिसाइज किया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ भी की गई थी। आगे है अगला प्रश्न, आपसे बोला है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास जी तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह को जो है याद रखेंगे साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च याद रख लेंगे, 12 मार्च, और 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे कि पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा जो है 1932 में हुआ था। याद रखेंगे, इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। जिस समय पूना पैक्ट जो हुआ, पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, यरवदा जेल में यह पैक्ट हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। और इसमें हरिजन जो है हरिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी इस पैक्ट के तहत। और बात कर ले अगर हम इरविन पैक्ट की, जिसे हम दिल्ली समझौता कहते हैं, वो 5 मार्च 1931 को हुआ है। 5 मार्च 1931 को हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी मिलान में आ जाता है पूना पैक्ट, दिल्ली समझौता, तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप वहाँ पे सही से क्रम को बैठा पाएंगे। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। 5 जून 1857 को कानपुर के अंग्रेजों के हाथ से निकल गए। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व किया था। याद रखेंगे, यहाँ से जो है ना बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिसको हम धोंधू पंत भी कहते हैं, धोंधू पंत ने यहाँ से विद्रोह किया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स का है। अब हम फिर GK GS आपको बताएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 60। तो प्रश्न नंबर जो 60 है, देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कहा है। 60 नंबर बोला है कि जिस प्रकार, सॉरी ये रीजनिंग का सवाल है और रीजनिंग हम फिलहाल आपको नहीं बताएंगे। बोला है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है याद रखेंगे, चावल उष्णार्द्र जलवायु का है, उष्ण भी हो और आर्द्र भी हो। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चावल का अब वनस्पति नाम पूछ लिया जाता है तो ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा है। याद रखें, सेटाइवा। और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई और उत्पादित किया जाता है। भारत का मुख्य खाद्य फसल भी चावल है। इतना बात आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 1946 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किया था। तो 1946 में याद रखिएगा कैबिनेट मिशन जो है ना सर पैंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में जो है नेतृत्व किया गया था। तो इसका एक्यूरेट आंसर ये हो जाएगा। क्लीमेंट एटली ने भारत की समस्या के समाधान हेतु 3 सदस्यीय, याद रखेंगे ये पूछा गया है कि कितने सदस्यीय था, तो 3 सदस्यीय
कमेटी बनाई थी, यही कमेटी कैबिनेट मिशन है, ठीक है। और 24 मार्च 1946 में यह दिल्ली पहुंचा था, 24 मार्च 1946 में। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ था। 16 मई 1946 को जो है ना इसका प्रस्ताव प्रकाशित हुए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध की स्थिति बताना है। तो याद रखेंगे, जो है बोला है कि निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों से उच्चतम की स्थिति प्राप्त है, तो नहीं। वैधानिक दृष्टि से, यहाँ पे बोला है कि वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रति 2 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, प्रति 9 माह के, प्रति 10 माह की। तो याद रखेंगे, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा प्रति 6 माह पर 6 माह बाद जो है ना प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 65 में बोला है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी 1971 में मिली थी। याद रखेंगे, 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान मुख्य मार्शल लॉ जो है ना प्रशासन और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया था। पाकिस्तानी सेना बल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को याद रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न की। तो अगले प्रश्न बोला है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। और लास्ट में क्या लिखा है कि लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि विचार करने का मतलब है कि कौन सही है कौन गलत है। ऊपर दिए गए यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सही है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों सही है। अर्थात 1955 में आयोजित बांडुरुंग सम्मेलन हुए थे, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है नाम की उत्पत्ति बांडुंग सम्मेलन से हुआ है। और सदस्यता के लिए शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन को राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन हिस्सा नहीं हो सकते, ऐसा बोला गया है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे कि सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इस सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो रूस जो है ना मास्को, तो रूस की राजधानी मास्को है, ठीक है। बोला है कनाडा ओटावा जो है ना कनाडा की राजधानी है। संघाई कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, लेकिन चीन की राजधानी संघाई नहीं है, बीजिंग है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला बोला है कि एक व्यक्ति लंदन से वारसा के लिए सीधा रेखा खींचता है और दूसरी ओर वारसा से ओस्लो और तीसरी ओर ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से देश के इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा, मतलब पूरी तरह कौन देश आएगा। तो ये लोकेशन का सवाल है, ऐसे याद रखेंगे। इसका जो आंसर एक्यूरेट हो जाएगा डेनमार्क, जो है त्रिभुज में पूरी तरह आ जाएगा डेनमार्क। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 2001 के जनगणना के अनुसार, यहाँ 2001 के जनगणना के अनुसार बोला है किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित हैं। तो यह जो है ना सर्वाधिक 9 लिपियाँ पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है।
तो अनुच्छेद 243 के ई जो है ना परिभाषित करते हैं अवधि के, मतलब इसके कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इसकी बात जो है ना 243 ई करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पंचायतों का विघटन की स्थिति में पंचायत का निर्वाचन 6 माह के अंदर होना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा न्याय पंचायत का गठन किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति होगा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है ना न्याय पंचायत का संगठन किया गया था। अगर हम बात कर ले एल.एम. सिंघवी समिति के, तो एल.एम. सिंघवी समिति जो है ना संवैधानिक विचार दिए थे। बात करें अशोक मेहता समिति की, तो ये 2 स्तरीय बनाने की विचार किए थे और 1977 में अशोक मेहता समिति गठित हुई थी और 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और बलवंत राय मेहता समिति राज्य व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए मतलब रिपोर्ट सौंपा था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात सही नहीं है? तो याद रखिए कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ है, तो बिल्कुल सही है। इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष थे तो गलती है, यही आंसर हो जाएगा। 2015 में किया गया इसका स्थापना संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो रोजगार से संबंधित जो है आपको RMA से रोजगार से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये शिक्षा से संबंधित है, बाद बाकी सभी रोजगार से संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मनरेगा जो है 2009 से 2010 में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देने वाली योजना है। यह सबसे पहले नरेगा के रूप में 2005 में आया था। 2 फरवरी 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रदेश के अनंतपुर जिले से बंदावली गांव से शुरू किया गया था और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रोमन लेखन वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? तो प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्लिनी जो है ने नेचुरल हिस्ट्री को लिखा है। यह एक भूगोल वेता थे। इस बातों को ध्यान रखना है और इस बात को ध्यान रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अगर आप पूछता है तो इसका जो पुस्तक रचनाकार है अज्ञात है। अज्ञात है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इसके रचनाकार अज्ञात है। आगे हम बताते हैं कि कई ऐसे भूगोल वेता हैं जिन्होंने कई प्रकार के बुक लिखे हैं। इंडिका के रचनाकार अगर पूछा जाए तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज रचित इंडिका दुर्भाग्यवश अपने मूल रूप में आज प्राप्त नहीं है। इस बातों को ध्यान रखें। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जो आज अपने मूल रूप में नहीं है, तो मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज को वृत्तांत अर्थात इंडिका को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय बताया है। मतलब स्ट्रैबो ने इसे सही नहीं माना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर है 75। प्रश्न नंबर 75 में बोला है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि यह एक स्थानीय स्वशासन की बात करता है। बात करें 42वां संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन है जिसमें मात्र प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। बात करें 52वां संविधान संशोधन की, तो 52वां संविधान संशोधन जो है ना दल बदल से संबंधित है। बात करें 61वां संविधान संशोधन, तो यह मतदान का उम्र से संबंधित है। 18 वर्ष उम्र किया गया था इसमें। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। थोड़ा बात कर लेते हैं कि यह जो है यह संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ है और ये जो संशोधन हुआ है ये 1985 में हुए हैं और ये जो संशोधन हुए हैं ये 1989 में हुए हैं और
इस तरह से आपको 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1992 में हुआ है। तो इस तरह से सभी का डेट भी याद रखना जरूरी है। अगर रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल हम अभी हल नहीं करके आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको सिर्फ जीके जीएस बता रहे हैं। यदि आपकी डिमांड होगी तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए जो प्रश्न मैथमेटिक्स का डिफ़िकल्ट लगता है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम 51 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। 51 नंबर जो प्रश्न आप बोला, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जो जफर खां था, याद रखेंगे, वह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जफर खां मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल काफ़ी भयभीत थे। इस बातों को ध्यान रखना है कि हालांकि वो मंगोलों से मारा गया, लेकिन मंगोल से जफर खां के जो वीरता थी वह काफ़ी मतलब लोगों को उसको भयभीत किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमण के उद्देश्य से भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना ही थी, और इस बात को ध्यान रखना है। अलाउद्दीन का शासनकाल की बात करें तो 1296 से 1316 रहा है, और इल्तुतमिश का शासन की बात करें तो 1210 से लेकर के 1236 रहा है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और यह जो है ना सल्तनत काल का वास्तविक शासक भी माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से लेकर 1351 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी अपने समय में काफ़ी प्रयोग दिखाए थे, और यह जो है कई प्रकार के कार्य भी ऐसा किए थे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला बोला है कि भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उस समय जिस समय जो है आपातकाल लगाया था 1975 में, उससे पहले जो बजट पेश किया गया था वो बजट जो है काला बजट के नाम से जाना जाता है। और यह जो है बजट घाटा 500 करोड़ का था, 550 करोड़ का था, इसीलिए इसे हम काला बजट के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला 26 जनवरी 1947 को पहले वित्त मंत्री शनमुगम शेट्टी है। इस बातों को ध्यान रखना है। जॉन मथाई 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाला गौरव प्रदान किया है। मतलब गणतंत्र भारत में जॉन मथाई, वही पहला अगर 1947 के बाद पूछे तो शनमुगम शेट्टी है, जो जिन्होंने पेश किया था बजट को। तो इस बातों को ध्यान रखना है। अगला बोला है कि अंग्रेजी द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास का अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्प्रवास का जो अधिनियम है ये 1859 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया। 1861 में काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई। काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई, तो यह कैनिंग के समय ही हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1859 की बात कर ले तो 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, प्रश्न नंबर आपका होगा 94। प्रश्न नंबर 94 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो भारत में पर्वत चोटी जो है, याद रखेंगे, कामेट भारत में स्थित चोटी है और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात करें नामचा बरुआ, तो नामचा बरुआ चीन में है। बात कर ले अगर हम मकालू की, तो मकालू चीन और नेपाल में है। बात कर ले अन्नपूर्णा की, तो अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। बात कर ले नंदा देवी और नंगा पर्वत की, तो भारत में है। नंदा देवी और नंगा पर्वत और कामेत ये भारत में पड़ता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को मिला है? तो याद रखेंगे, भारत को मिलने वाला जो मूल अधिकार है 15, 16,
एक जगह याद कर लीजिए, 29, 30 एक जगह याद कर लीजिए, और बीच में एक 19 याद कर लीजिए। इस तरह से ये सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ मूल अधिकार है। हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा है, जिसमें याद रखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है। उसमें मात्र इतना ही अधिकार है जो सिर्फ केवल भारतीयों के लिए मिला हुआ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? अब सत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा सी। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस बात को ध्यान सॉरी सी नहीं होगा, पहला नहीं हुआ था। पहला संयुक्त राष्ट्र जो है, पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किए गए थे। ये सही है। COP 28 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया है, नहीं, ये UAE में हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि ये जो है गलत है। COP 28 का जो है UAE में हुआ है, UAE में जो है सम्मेलन हुआ है, और COP 27 का सम्मेलन मिस्र में हुआ था। COP 29 और COP 30 और COP 31 का सम्मेलन जो होगा, याद रख लीजिए कि 2024, 2025 और 2026। 2024 का होगा, 2024 का होगा ब्राज़ील में 2024 का ब्राज़ील में नहीं, 2024 का होगा पूर्वी यूरोप में 2025 का होगा ब्राज़ील में, और 2026 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। और 2023 का जो हुआ है वो COP 28 हुआ है, जो कि COP 28 UAE के अबू धाबी में, दुबई शहर में हुआ है, UAE के दुबई शहर में। तो यहाँ पे बोला है नई दिल्ली में, नहीं, गलती हो गया, यहाँ पे ये भी गलती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणता में सुधार करना है। तो इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यूजेनिक्स जो है ना, मानव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जनसंख्या के आनुवंशिक गुणता का अध्ययन किया जाता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबॉर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व के अस्थायी सीबोर्गियम नाम दिया गया है? तो सीबोर्गियम जो नाम दिया गया है वो तत्व 106 को दिया गया है। बात कर ले तत्व 99 की, तो तत्व 99 आइंस्टाइन से संबंधित है। तत्व का नाम आइंस्टाइन है, 99 परमाणु क्रमांक 99 वाला आइंस्टाइन है, और 101 वाला जो है, याद रखेंगे, मेंडेलियनियम है। उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ याद रखना है। अगला प्रश्न है कि म्यूरिएटिक अम्ल कौन वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो म्यूरिएटिक अम्ल का जो वैज्ञानिक नाम है वो हाइड्राक्लोरिक अम्ल है, याद रखेंगे। हाइड्राक्लोरिक अम्ल H2 हाइड्राफ्लोरिक होता है। तो हाइड्राक्लोरिक अम्ल जो है H2SO4 होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो बना होता है वो याद रखेंगे, यह जो है DNA और प्रोटीन दोनों के ही बने होते हैं। डैश बोला है, डैश के 3 सक्रिय रेटिनॉल और रेटिकॉन एसिड होते हैं। तो याद रखेंगे इसके आंसर जो हो जाएंगे, विटामिन ए के रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है। अगला है, आपको बोला है सिद्धांत, ये जो दिख रहा है ये सिद्धांत कहलाता है। तो ये जो सिद्धांत है, याद रखेंगे, ये सिद्धांत हाइड्रोजन अनिश्चितता का सिद्धांत ही कहलाता है, और ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। आगे है, कौन से युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करने वाला जो है, याद रखेंगे, 2 और 3 है। अर्थात 2, 3 का मतलब हो गया कि
चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। हृदय अपने मन से नहीं काम करता, बल्कि याद रखेंगे कि अपना मन से हम हृदय को नहीं रोक सकते हैं और चिकनी पेशियाँ को भी हम नहीं चिकना कर सकते हैं। इसीलिए यह जो है ना, ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वह वर्ग चुनिए जिनमें से साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो साझे लक्षण अधिक संख्या में पाए जाने वाले, याद रखेंगे, एक स्पीसीज की दो बेस्टियों में, एक स्पीसीज के दो बेस्टियों में साझे जो है लक्षण अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न बोला है कि एम्फीबियन में नहीं होता। तो एम्फीबियन में नहीं होता, याद रखेंगे, एम्फीबियन में सल्क नहीं होता है, कोष्ठ होता है, 3 कोष्ठ होते हैं, सही है। क्लोम फेफड़ा होते हैं, श्लेष्म ग्रंथि होते हैं, सल्क नहीं होते हैं। अगला प्रश्न अब हम एक बार बढ़ जा रहे हैं, फिर से आपको है साइंस और जीके की सिर्फ चर्चा करेंगे, इसीलिए आपको हम सिर्फ साइंस की ओर ले चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 121। 121 में देखिए, 121 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णता और कमजोरी हो जाती है। तो इस सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से वर्णता और कमजोरी हो जाती है। इसे रेटिनॉल कहते हैं, इसे स्कर्विक कहते हैं, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसके फ्लुक्वी, इसे जो है याद रखेंगे, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। और विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। विटामिन डी की कमी से याद रखें कि सूखा रोग, हड्डी का रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन एच की कमी से बायोटीन हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा हो जाता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है 2 kg की कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत से वेग से फिसल रहा है और इस वस्तु की इस वेग की से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, मतलब इसी वेग से अगर हमको गति बनाए रखना है तो कितने बल लगेंगे। तो याद रखें कि यहाँ द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, तो मास 2 kg है, और यहाँ वेग कितना है, तो वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यहाँ पे जो त्वरण है ये त्वरण शून्य हो जाएगा। त्वरण क्या होगा, समान गति से बनाए रखना है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अब त्वरण जहाँ 0 होगा तो वहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हम बल की परिभाषा पढ़े हैं m गुने a, मास गुने त्वरण। तो जब त्वरण 0 हो तो 0 ही बल लगेगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो 0 इज द 0 न्यूटन हो जाएगा। आगे है, ये सब जो है मैथमेटिक्स के सवाल हैं। 13वें तत्व में बोला है कि ABCD थोड़ा समझने वाली बात है कि बोला है कि एक परमाणु क्रमांक जो दिया गया है ये सब है 9, 11, 17, 12। तो बताइए कि कौन सा युग्म जो है समान समूह में होगा। तो याद रखेंगे कि जिनके बाहरी जो सेल का जो होगा, याद रखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 2 के बाद उधर कितने बच जा रहे हैं, 7, और इसका जो निकालेंगे तो इसका 2, 8 और 7, तो बाहरी में यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो ये दोनों समान समूह में आएंगे। तो A और C मतलब 9 वाला और 17 वाला, तो 9 वाला जो है A है और C है, तो C वाला ऑप्शन जो है C नंबर हो जाएगा। आगे बोला है कि ICANN की सही पूर्ण रूप बताना है। तो इसका जो सही पूर्ण रूप है, इसका सही पूर्ण रूप है द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखें। शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, तो शक्कर के इस परिवर्तन में जो होता है वो ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बोला है यौवन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो कौन सा कार्य नहीं होता है ये पूछा है, याद रखेंगे। तो जब भी यौवन आरंभ होता है तो अपरा का विकास जो है रुक जाता है, अपरा का विकास रुक जाता है। दूसरा बात है एस्ट्रोजन का स्त्राव,
एस्ट्रोजन भी रुक जाता है, एस्ट्रोजन रुक जाता है। तो यौवन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कोई प्रभाव नहीं होता है? तो वृषणों का कोई प्रभाव जो है ना तो अपरा के विकास पर होगा, अपरा के विकास उससे कोई बाधित नहीं होगा, और एस्ट्रोजन का स्राव भी बाधित नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखेंगे। एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा 3 और 4 सी में है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? तो विद्युत का जो चालन है नहीं होता है ये पूछा है, तो एल्कोहल और ग्लूकोज वाले में विद्युत का चालन नहीं होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि गलत को चुनिए। तो गलत के चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो याद रखेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, तो नहीं, मोनेरा जगत में नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, तो हाँ रखा गया है। विटेकर द्वारा संरचना, पोषण एवं स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 वर्ग बनाया गया, तो हाँ बनाया गया है। मोनेरा जगत प्रोटिस्टा जगत के दोनों स्वपोषी विषमपोषी हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, तो सही है, लेकिन ये गलत है और हमको गलत को बचाना था। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड गुण नहीं है? अब यहाँ नहीं है पूछा है, तो याद रखेंगे कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। हाँ, कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, तो गलत, प्रकीर्णित करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नगण्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। जी हाँ, नहीं देखा जा सकता। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते, तो हाँ नहीं होते हैं, तो सारे सही है, बट ये बी गलत है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अगला बोला है कि रॉ प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग के प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो याद रखेंगे जो इसका आंसर हो जाएगा उतना ही रखेगा। रॉ का जो है ना प्रतिरोधकता में कोई असर नहीं पड़ेगा यदि उसको काट दिया जाए, काटने से कोई असर नहीं पड़ता है। रॉ प्रतिरोधकता वाले धातु का तार 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता P ही होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, बोला है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा? तो स्प्रिंग में धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह संकुचित हो जाएगा। ये बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है प्रतिदीप्त ठोस को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या होगा? तो उच्च ताप पर अगर हम गर्म करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ये सतत वर्णपट प्राप्त होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और याद रखेंगे कि हम प्रतिदीप्त को जब हम सतत वर्णपट में रंगों का लगातार क्रम जानते हैं तो वो हो जाएगा आपका VIVGYOR, ये रंगों का लगातार सतत क्रम है, और इसमें तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश के प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में बोला है कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तु शामिल है? तो इसमें बोला है कि कौन है अजैव निम्नीकरणीय? तो पॉलीथीन, प्रक्षालक और PVC, ये निम्नीकरणीय नहीं है, ये निम्नीकरणीय नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है दो हो जाएगा, और एक तो आपका हो जाएगा 4 प्लास्टिक, बैकलाइट और DDT, ये भी हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे कवकीय एंजाइम, जो है ना अकार्बनिक पदार्थों को निम्नीकृत करता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग जो कौन है? तो ये जो है आपको एम्फेसेमा है, एम्फेसेमा एस्बेस्टस के कारण होता है,
इस बातों को ध्यान रखेंगे। गन्ने की धूल जो है ना बेगासियस के कारण होता है, वही सिलिकोसिस के कारण होता है। कोयले के धूल कण से एंथ्रोकोसिस हो जाता है, और लोहा के कण से सिडोरोसिस और लोहमयता हो जाता है, और सिलिका से सिलिकोसिस हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे ये आपका रीजनिंग का सवाल है। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रश्न इंड होता है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में सीरीज आया होगा। अगर सीरीज समझ में आया है तो ऐसे ही पूरे अगर सेट समझना है तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपको सारे सेट जो है ना समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग समझना चाहेंगे तो लाइक और कमेंट के बाद हम आपको वो सारे को भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।